ना इंडिया बर्दाश्त करता है, ना बरतानिया बर्दाश्त करता है। 9 मई को पाकिस्तान की डिफेंस पर डायरेक्ट हमला हुआ। पाकिस्तान की डिफेंस पर हमला, पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला है। और 9 मई को पाकिस्तान के हुब्बुल वतन लोगों की रेड लाइन को क्रॉस किया गया। मेरे पाकिस्तानियों, आप हिस्ट्री देख लें, आप अपने सामने देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, आप अफगानिस्तान में देख लें, आप शाम में देख लें, आप यमन में देख लें, आप इराक में देख लें, आप अफगानिस्तान में देख लें। जब भी कोई दुश्मन किसी मुल्क में साजिश करता है तो फिर उस मुल्क के अवाम को उनकी अपनी फौज से लड़वाया जाता है और नतीजा मुल्क टूटने की सूरत में होता है। यह हम मशरकी पाकिस्तान में देख चुके हैं। मैं पाकिस्तानी कौम से पूछती हूं, क्या आप शाम, यमन, इराक, अफगानिस्तान की तरह महाजरीन बनने के लिए तैयार हैं? यूएनएचसीआर के कैंपों में महाजरीन की जिंदगी गुजारना आपको पसंद है? यूएनएचसीआर के बिस्किट खाना, डबल रोटियां खाना क्या आपको मंजूर है? पाकिस्तान का हर हुब्बुल वतन शहरी अपनी पुलिस और अपनी फौज के साथ खड़ा है। जो लोग जलाओ घेराव कर रहे हैं, ये बमुश्किल 50,000 लोग हैं। पाकिस्तान 23 करोड़ आवाम का लोग है। और जो जलाओ घेराव करते हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारे टैक्स का पैसा है। ये आपके टैक्स का पैसा नहीं है। आप तो मुट्ठी भर लोग हैं 23 करोड़ आवाम में। ये मेजॉरिटी, अक्सरियती पाकिस्तानी लोगों के टैक्स का पैसा है और वो आपको इस काम की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वो आपका हाथ रोकेंगे। इंडिया और इसराइल, कान खोलकर मेरी बात सुनो। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान। वी नो नियाजी इज योर पपेट एंड यू हैव बीन फंडिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि नियाजी तुम्हारा मोहरा है पाकिस्तान में और तुम उसे सपोर्ट करते रहे हो, तुम उसे फंड करते रहे हो, जिसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं। एंड यू कैन नॉट डिनाई दोज प्रूफ्स। देखें, नियाजी के दौर में और कुछ नहीं हुआ। हां, कश्मीर को मोदी के हवाले जरूर किया गया। कौम इस बात पर सोचे, किसी और हुकूमत में मोदी को कश्मीर पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं हुई। यह सिर्फ इस्राएली और भारतीय एजेंट नियाजी की हुकूमत थी जब मोदी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यह उनका एजेंट था पाकिस्तान में और यह झूठ मूठ का लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। यह कुलभूषण की वकालत भी करता रहा, जो पाकिस्तान में भारतीय जासूस पकड़ा गया। यह नियाजी कौमी असेंबली से कुलभूषण को इंडियन कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए बिल, कानून पास करता रहा पाकिस्तान की पार्लियामेंट से। भारत को इसके दौर में ऑफर हुई कि आए, हम आपको ऑफर करते हैं कि कुलभूषण यादव से आप मुलाकातें करें, कॉन्सुलर एक्सेस की हम आपको ऑफर करते हैं। खुद नियाजी हुकूमत भारत के पास पहुंची, मोदी के जीतने की दुआएं करता था।
लेकिन मैं कश्मीरियों से कहती हूं कि अगर एक ज़मीर फिरोश, एक शख्स जो कि जिसका दीन मजहब पैसा है, जो ना भारत को देखता है ना इसराइल को देखता है, पैसा लेता है, जो ना नजरियाती वर्कर को देखता है, करोड़ों में टिकट बेचता है, जो मुलाकात भी करोड़ से ऊपर में करता है, मैं कश्मीरियों से कहती हूं कि अगर एक ज़मीर फिरोश पाकिस्तान में आया तो आपकी जिदोजहद आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकता। 23 करोड़ पाकिस्तानी लोग आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी है। हमें पता है कि आपकी जिदोजहद पाकिस्तान बनने से पहले की है। 1930 से आपकी, यानी पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से आप हिंदू राज के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको आगे लेकर चलेंगे। हमारा मसला देखिए, पीटीआई और नियाजी सिर्फ मोहरे हैं, मास्टरमाइंड्स कोई और हैं। और यही वजह है कि नियाजी गिरफ्तार हो गया, उसके लीडर्स गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फौजी चौकियों को, पुलिस चौकियों को आग लगाई जा रही है। राब्ते हैं इनके, ये ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं इनके पास? ये कौन इनको बता रहा है? कौन इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस दे रहा है? ये ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे हैं। और इस वक्त एक तरफ दहशतगर्द पुलिस और फौज की चौकियों पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ नियाजी के लोग पुलिस और फौज की चौकियों पर हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से पाकिस्तान पर हमलावर हैं, दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन। ये दोनों मिले हुए हैं, ये दहशतगर्द दोनों मिले हुए हैं। इसी बात को हम कह रहे हैं, इसी बात को हम कह रहे हैं कि इनका आपस में राब्ता है उन दहशतगर्दों का, और सियासी, ये जो नियाजी है ये उसका सियासी विंग है उन दहशतगर्दों का पाकिस्तान में। ये डॉक्टर इसरार अहमद ने पाकिस्तानी कौम को समझाया था। क्या डॉक्टर इसरार अहमद झूठ बोलता है? क्या अब्दुल सत्तार ईदी झूठ बोलता है कि ये यहूदी एजेंट है? इसके बच्चे जो हैं वो यहूदियों के यहां परवरिश पा रहे हैं। यहूदियों के यहां शजरा नसब जो है वो मां के पीछे चलता है। इसके बच्चे मां के पास हैं, इसकी सारी जायदाद यहूदियों के पास वापस जाने वाली है, इसलिए यहूदी इसको बचा रहे हैं। इसराइल में मातम है, इसराइल मातम कर रहा है कि नियाजी गिरफ्तार हो गया। उनके आप बयानात देखें इसराइल के। अपना दौरा उन्होंने मुख्तसर कर दिया भारत का इस गम में। और ये उसकी भारतीय और इस्राएली फंडिंग साबित है। हम नहीं कह रहे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है उनसे साबित है ये। तो हम ये कह रहे हैं कि नियाजी और पीटीआई सिर्फ मोहरे हैं, मास्टरमाइंड्स कोई और हैं। और इन जो दुश्मन ममालिक हैं उनका जो मोहलिक हथियार है वो सोशल मीडिया है। आजकल दुश्मन ममालिक जिस मुल्क में खराबी पैदा करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए वहां पर आग लगाते हैं। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूं, पाकिस्तानी स्टेट से कहती हूं कि पीटीआई के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए उसको फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए, बंद किया जाए। ये जो जलाओ घेराव कर रहे हैं ये चंद मुट्ठी भर लोग, ये कहते हैं कि ये फौज जो है ये हमारे टैक्स के पैसों पर चलती है, हमारे पैसों पर पलने वाली फौज है। ये मैं फिर कहती हूं कि आप मुट्ठी भर लोग हैं
50,000 से भी कम लोग हैं, ये आपके टैक्स पर नहीं पलते। ये हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जो अपने मुल्क पर फख्र करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर फख्र करते हैं, एक न्यूक्लियर पावर पर फख्र करते हैं, ये उनके टैक्स के पैसों से ये फौज को तनख्वाहें दी जाती हैं, पुलिस को तनख्वाहें दी जाती हैं, एफसी को तनख्वाहें दी जाती हैं। और ये दुनिया के हर मुल्क में होता है। हर मुल्क में रियासत जो है वो टैक्स के पैसों से अपने हिफाजत करने वालों को तनख्वाह देती है। ये मदीना में भी हुआ, मदीना के रियासत में भी हुआ कि वहां पर भी टैक्स जो है वो हिफाजत करने वालों को तनख्वाहें उससे दी जाती थी। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? ये फौजियों की आप तजलील कर रहे हैं। एक फौजी जो कि 45,000 तनख्वाह लेता है, 45,000 क्या तनख्वाह होती है? 20 बच्चों वालिदैन को छोड़कर बॉर्डर पे जाता है, आपकी हिफाजत करता है, आप रात को सो रहे होते हैं, वो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हो जाता है, सिर्फ 45,000 की तनख्वाह पर। वो मुल्क के जज्बे के तहत वो आपकी हिफाजत करता है। वो इस्लामी दुनिया के वाहिद न्यूक्लियर पावर की हिफाजत के लिए वो आपकी हिफाजत करता है। उसके बच्चे, जब उसका वालिद चला जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं, बीवी परेशान होती है, वालिदैन परेशान होते हैं कि कब हमारे बेटे की शहादत, कब हमारे बेटे के जनाजे की खबर आएगी। ये जालिम लोग हैं, ये बेरहम लोग हैं। ये जो बैरूनी एजेंट है, ये कहता था कि मेरे मुकाबला सिर्फ बाजवा से है, मेरी लड़ाई सिर्फ बाजवा से है, क्योंकि उसने मेरी हुकूमत गिराई इसके मुताबिक। लेकिन अब तो ये खुलकर पूरी फौज के मुकाबले में आ गया है, खुलकर दुश्मन आ गया है सामने। किसी फौजी चौकी को नहीं छोड़ा जा रहा। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले किए जा रहे हैं और ये इंस्ट्रक्शंस नियाजी और पीटीआई के लीडरशिप के हैं। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगाई गई, पाकिस्तान के लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एक शख्स पूरी जिंदगी जमा पूंजी करता है, उससे एक दुकान खोलता है, उन दुकानों को इन लोगों ने आग लगा दी। एक शख्स पूरी जिंदगी मेहनत करता है, उस एक कार खरीदता है, उस कारों को इन्होंने आग लगा दी, बाइक्स को आग लगा दी। इन जालिमों ने मरीजों का एम्बुलेंस से निकालकर फेंका, एम्बुलेंस को तोड़ा, ईदी की एम्बुलेंस को तोड़ा इन लोगों ने। मीडिया वैन्स और सहाफियों पर हमले किए। मैं ये बताना चाहती हूं कि इन हमलावरों में दो किस्म के लोग हैं। एक वो दहशतगर्द जिनको नियाजी भारतीय और इस्राएली फंडिंग पर फंड करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो घेराव जलाओ आज आप देख रहे हैं, ये घेराव जलाओ इंडिया और इस्राएल के प्रोजेक्ट नियाजी की प्लानिंग का एक हिस्सा था पहले से, क्योंकि इंडिया और इस्राएल को पता था कि नियाजी पर बड़े बड़े जेन्युइन केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, जुडिशरी है, यहां पर एक पूरा सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। इंडिया और इस्राएल को पता था कि एक दिन पकड़ा जाएगा हमारा एजेंट। ये पहले से प्रोजेक्ट नियाजी की प्लानिंग का हिस्सा था ये जलाओ घेराव, कि जलाओ घेराव करेंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे ताकि ये पकड़ा ना जाए। ये जो दो किस्म के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही थी, दो किस्म के लोग हैं। ये एक वो दहशतगर्द जिनको पीटीआई भारतीय और इस्राएली फंडिंग से जो बेनामी अकाउंट्स पीटीआई और नियाजी के निकले, जो हुकूमत से छुपाए गए, जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए, जो कभी इसके मुलाजमों के नाम पर निकले, उन अकाउंट्स के जरिए ये उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। और ये दहशतगर्द आज जलाओ घेराव में मुलविस हैं। और दूसरे वो लोग
दूसरे वो लोग हैं जिनको नियाजी ने करोड़ों में टिकट्स बेचे। नियाजी तो पैसे लेकर रफूचक्कर हो गया, अब उनको अपना मुस्तकबिल, जो टिकट्स जिन्होंने करोड़ों में खरीदे हैं, उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। वो बंदे भेज रहे हैं ताकि लूट मार करें और रेडियो पाकिस्तान की इमारत से सामान उठाएं, कोर कमांडर हाउस से सामान उठाएं, कीमती दुकानों से सामान लूटे ताकि उनका नुकसान पूरा हो। ये अपना नुकसान पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे हथकंडों से नियाजी बाहर आ जाएगा, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। चूंकि ये सारा जलाओ घेराव, ये सारी तोड़ फोड़, ये सारी इश्तियाल अंगेजी नियाजी और पीटीआई के मेन लीडरशिप के कहने पर हुई है। इसकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं आपके सामने कि इजाज चौधरी और अली चौधरी कैसे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कोर कमांडर हाउस को रैंक सैक करने पर, कोर कमांडर हाउस को जलाने पर। आपके सामने ऑडियोज के सबूत हैं। तो चूंकि ये नियाजी और उसकी मेन लीडरशिप यास्मीन राशिद जो है, वो कहती है अपने इंटरव्यू में कि हम कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप उनको इश्तियाल दिलवा रही है। तो बात यह है कि और इस जो छोटे लेवल के सूबों में हैं, इनके लीडर्स वो पेट्रोल भर कर दे रहे हैं, नौजवानों को गाड़ियों में बिठा रहे हैं और उनको रवाना कर रहे हैं डेस्टिनेशंस पर कि फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है, फलां जगह तोड़ फोड़ करनी है, लूट मार करनी है। तो बात यह है कि ये चूंकि ये सारा काम, ये सारी इश्तियाल अंगेजी, ये सारी तोड़ फोड़, ये सारी फौजी चौकियों पर, पुलिस चौकियों पर हमले, पुलिस के सर फाड़ने की नियाजी और उसकी मेन लीडरशिप के कहने पर हुआ है। इसलिए नियाजी और इसकी मेन लीडरशिप में हुकूमत से कहती हूं कि इनकी जमीनें, इनके घर, इनकी जायदादें जब्त की जाए, उनको बेचा जाए, इनके अकाउंट्स जब्त किए जाए, उनको बेचा जाए और उससे इस नुकसान को पूरा किया जाए कौमी खजाने का। नियाजी और मेन लीडरशिप की पाकिस्तानी सिटीजनशिप फौरी तौर पर मनसूख की जाए, सिटीजनशिप पाकिस्तान की शहरियत मनसूख की जाए, रिवोक किया जाए। और नियाजी पर गद्दारी मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा? मैं ये बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से पूछती हूँ। चीफ जस्टिस साहब, मैंने आपको एक खत लिखा था कुछ महीने पहले कि आपने कि आप इमरान नियाजी जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, शुहदा के खिलाफ, पाकिस्तान की बुनियाद अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और जो बाजवा तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी फौज तक है, तो ये इस पर आप गद्दारी का मुकदमा चलाएं। मैंने आपको लेटर लिखा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, आपने उस खत के ऊपर क्या किया? आप मुझे जवाब दें। ये आपने उसको, चूंकि ये नियाजी के खिलाफ था, आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये नियाजी के खिलाफ है। तो मैं आपसे, मेरा इस सवाल है और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मेरे जो लेटर है कि नियाजी पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, उस लेटर का आपने क्या किया? वैसे तो आप हर केस सुनते हैं और मैं आवाम से कहती हूं कि मेरे हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों, गली मोहल्लों में जमा हो जाओ और इन शरपसंदों को पकड़ो। ये पाकिस्तान सिर्फ हमारी फौज और पुलिस का नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा है। अगर खुदा ना ख्वास्ता इसको हो गया कुछ, तो हम कहां जाएंगे? कहां दर बदर फिरेंगे? क्या हम भारत में जिंदगी गुजारेंगे या अफगानिस्तान में चले जाएंगे? क्योंकि पहले से मुल्क को तोड़ने के मंसूबे हैं, अटक तक मंसूबा है। भारत पंजाब पर कब्जा करना चाहता है, बलूचिस्तान में आजादी की तहरीकें चल रही हैं। हम लोग कहां जाएंगे? तो पाकिस्तान के लोगों, गली मोहल्लों में जमा हो जाओ, इन शरपसंदों को पकड़ो,
और पुलिस के हवाले करो। और जो नौजवान इसमें मौजूद हैं, मैं उन नौजवानों में जो इस्तेमाल किए पीटीआई की लीडरशिप ने अपने फ़ायदों के लिए, जिनके कंधों पर पीटीआई की लीडरशिप ने बंदूक चलाई, हालांकि नियाजी 4 साल वज़ीर आज़म रहा, 10 साल इसकी केपीके में हुकूमत थी, 2 मरतबा पंजाब में हुकूमत, बलोचिस्तान में हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत। नियाजी ने नौजवानों को कितनी नौकरियां दी? ये नौजवान मुझे इसका जवाब दें। नियाजी ने नौजवानों को कितनी नौकरियां दी? और इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। ये जो नौजवान हैं, ये नौजवान, इनको पीटीआई की लीडरशिप ने इस्तेमाल किया, उनके कंधे पर बंदूक चलाई। मैं इन नौजवानों को जेल भेजने के हक में नहीं हूं। बाहर मुल्कों में आप अगर देखें तो अगर कोई नौजवान टीनेजर हो, नौजवानी की जज्बात में अगर वो किसी क्राइम का हिस्सा बन जाता है, मनफी रवैये का शिकार हो जाता है, तो वहां की जो अदालतें हैं वो उसको कम्युनिटी सर्विस में लगाती हैं, उससे किसी जगह की सफाइयां करवाती हैं, किसी मार्केट की सफाई, किसी रोड की सफाई करवाती हैं, उससे किसी ज़राअत के शोबे में काम लिया जाता है, उससे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। तो इस तरह उसको एक अच्छा पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए उसको माइनॉरिटीज के साथ रखा जाता है, ताकि उसके जहन में हमदर्दी पैदा हो, इंसानियत पैदा हो, पॉजिटिविटी पैदा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें उसी तरह हमारे जो नौजवान हैं, जिनको इस्तेमाल किया पीटीआई की लीडरशिप ने, और इन नौजवानों से मैं आपको बताऊं कि इनके वालिदैन भी तंग हैं। ये जो नौजवान हैं, ये घरों में भी तोड़ फोड़ करते हैं, ये घरों में भी लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। इनके वालिदैन ये समझते हैं कि नियाजी ने इनको फहाशी के पीछे लगाया हुआ है, सारा दिन इनके बच्चे फहाशी के पीछे फिरते हैं, मंशियात के पीछे भी फिरते हैं, क्योंकि इन नौजवानों ने यह सुना हुआ है कि क्योंकि इमरान नियाजी भी मंशियात इस्तेमाल करता है तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनके वालिदैन इनसे परेशान है, ना काम काज, ना पढ़ाई, ना कोई और काम। तो मैं इनको जेल भेजने के हक में नहीं हूं, मैं इन पर तशद्दुद करने के हक में नहीं हूं। इन नौजवानों को हमने पकड़ना है और इनको 6 महीने या 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग में लगाना है, ताकि ये पाकिस्तान की हिफाजत में काम आ सकें। इसराइल को आप जानते हैं, इसराइल अपने नौजवानों पर मिलिट्री ट्रेनिंग उसने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है। तो पाकिस्तान को जो खतरात हैं, क्या हमारे नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? हमारे जो नौजवान हैं इनको 6 महीने से 1 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, और इस बात से इनके जो वालिदैन हैं, इनके माँ बाप हैं, वो भी खुश होंगे इस फैसले से। तो ये पाकिस्तान की हिफाजत में काम आएंगे, पाकिस्तान को बचाने में काम आएंगे। और इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस, मैं हुकूमत से कहती हूँ, मैं आज अगर हुकूमत में होती तो मैं ये करती, लेकिन मैं हुकूमत से कहती हूँ, मैं अदालतों से कहती हूँ कि इन नौजवानों को आप कम्युनिटी सर्विस में लगाएं, किसी मस्जिद की सफाई पर लगाएं, किसी चर्च की सफाई पर लगाएं, ताकि इनके माइनॉरिटीज अकलियतों के साथ बतौर पाकिस्तानी एक रिश्ता मजबूत हो। ये जिन लोगों के बिल्डिंग्स इन्होंने जलाए हैं, जो तोड़ फोड़ की है, जिनके घरों को नुकसान पहुंचाया है, उनकी तामीर में इनको शामिल करें, ताकि ये उन बिल्डिंग्स को दोबारा खुद बनाएं। ये हमारी सिख कम्युनिटी है, वो बिजनेस कम्युनिटी है, और हमारे जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें जलाई गई, आप इनको उनके साथ बिठाएं जिनका इन्होंने नुकसान किया है, ताकि इनमें हमदर्दी पैदा हो, उनके नुकसानात का एहसास हो, इनमें इंसानियत का जज्बा पैदा हो। तब जाकर जो है ये मुल्क एक फायदामंद नौजवान नस्ल जो है ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डेवलप करेगा। और मैं उन मुट्ठी भर लोगों को कहना चाहती हूं कि देखें, फौजियों का तो आपने जिस तरह मजाक और तजलील करने की कोशिश की है, फौज हमारे पूरे मुल्क से फौज है, हर सूबे से हमारी फौज आती है,
लेकिन पंजाब का तो हर दूसरा घर फौजी घराना है। अगर इनके घर वाले निकल आए तो फिर आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अगर उनके अहले खाना निकल आए और आपको पकड़ लिया तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए, नियाजी जो है, इमरान नियाजी, वो अलकादिर ट्रस्ट की करप्शन में पकड़ा गया है। ये जो पैसा था, पाकिस्तान की जो बदनाम जमाना लैंड माफिया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन यतीमों, बेवाओं, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे करता है, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करता है, वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाता है। ये जालिम आदमी, जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस लैंड माफिया को 190 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया और उसको पाकिस्तान के पास वो अमाउंट भेजी इसकी हुकूमत में, तो इसने उस बदनाम जमाना लैंड माफिया से सौदा कर लिया। ये पैसा पाकिस्तानी अवाम का था, ये पाकिस्तानी खजाने का पैसा था, पाकिस्तानियों की तालीम पर खर्च होना था, पाकिस्तानियों की सेहत पर खर्च होना था। इसने छुप कर उस लैंड माफिया के साथ डील की, रिश्वत ली उससे, अरबों की रिश्वत ली उससे, अपनी काबीना को बंद लिफाफे में कहा कि इसकी मंजूरी दो, और काबीना ने आंखें बंद करके इसकी मंजूरी दे दी, और तोहफे में इसको जहलम और बनीगाला में इसको, जो इसके दो बेनामी अकाउंट्स हैं, एक जुल्फी बुखारी है और एक फरागोगी है, जिस तरह इसके अकाउंट्स जो हैं, बैंक अकाउंट्स, इसके पीटीआई सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के नाम पर निकले, इसी तरीके से इसने जमीन भी अपने दो बेनामी दोस्तों जुल्फी बुखारी और फरागोगी के नाम मुंतकिल की, हालांकि जमीन इसकी है। और बाद में वो अलकादर ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टीज नियाजी और इसकी बेगम हैं, उनके नाम पर मुंतकिल हुई। तो ये तो पाकिस्तानी कौम का पैसा था। आपने लैंड माफिया को मजीद एनकरेज किया है, बरतानिया ने उसको पकड़ा और आपने उसको छोड़ दिया। ये वो आदमी है जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ मिलकर पाकिस्तान को करप्शन से आजाद करेगा, उसको पार्टी का सदर बना दिया। ये वो आदमी है जब दवाइयों में 600% इजाफा हुआ तो आमिर कियानी को अवामी एहतजाज पर तो इसको निकालना पड़ा वजारत से, लेकिन फिर उसको पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, क्योंकि ये उसका राइट हैंड है, ये उसका फ्रंट मैन है। तो नियाजी जो है, ये करप्शन में, मेगा स्कैंडल्स में इसका अपना हिस्सा था। इसके खिलाफ केसेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, इसके करतूत सामने आ रहे हैं। इसने अपने दौर में जो कर्जा लिया, पाकिस्तान को 30,000 अरब का सिर्फ 4 साल में मकरूज किया, और खैबर पख्तूनख्वा को जो उसका कर्जा बहुत कम था, उसको 1000 अरब रुपए से बढ़ा दिया। और मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर हैरानी होती है कि वो आज भी नाच रहे हैं। सारे नहीं नाच रहे, क्योंकि मेजॉरिटी गैरतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो पीटीआई में है वो नाच रहे हैं। तो ये कर्जे जो हैं, ये अवाम आपसे पूछती है, नियाजी, ये जो पाकिस्तान के 30,000 अरब रुपए कर्जा है, खैबर पख्तूनख्वा का 1000 अरब रुपए से ज्यादा कर्जा है, वो किधर चला गया? कोई यूनिवर्सिटी हमें बताएं, कोई अस्पताल हमें बताएं, कोई रोड हमें बताएं जो आपने बनाया हो, एक प्रोजेक्ट हमें बताएं। इसने सारे वो प्रोजेक्ट्स किए, इसकी मकारी देखें, इसने सारे वो प्रोजेक्ट्स किए जिनका ऑडिट ना हो सके। बिलियन ट्री सुनामी, दरख्तों को ऑडिट नहीं हो सकता। फिर उनको आग भी लगाई, जाते जाते जब इसकी हुकूमत जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा से, तो जंगलात में आग लगनी शुरू हुई, ताकि बाद में हमारे पीछे लोग कहें कि ये तो आग लग गई थी इसलिए दरख्त नहीं लगाए गए थे।
पेशावर हाई कोर्ट कह रहा था कि किधर है दरख्त जो आपने लगाए अरबों रुपए में। दरियाओं में पत्थर फेंकना, कितने पत्थर फेंके, उस पर पैसे जेबों में डाल लिए। बीआरटी का तो मेगा स्कैंडल। और सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा घपला। इसमें लिखा जाता है आपके लिए कि आपको एक कैटेगरी का आपको बॉडी पार्ट लगाया गया, लेकिन जब असल में होता है, जिन गरीबों का ऑपरेशन हो जाता है उनको मालूम भी नहीं होता कि उसमें डी क्लास से भी गुजरा हुआ बॉडी पार्ट लगा दिया जाता है, उनकी सर्जरी कर दी जाती है। और इसमें जितना पैसा बनाया गया ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं, और ये पैसा इसमें नियाजी का हिस्सा था। आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, सब में नियाजी जब लैंड माफिया के पैसों में हिस्सा लेता है तो आवाम का क्या ख्याल है? आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, जिन वजीरों मुशीरों ने की उनको और प्रमोट कर दिया इसने, उनको और बड़ी वजारत दे दी। इसके दौर में टमाटर, देखें, पाकिस्तान के अवाम दिल पर हाथ रखकर कहें, कसम खाएं, खुद से पूछे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, और उसके बाद ये पूछें अपने आप से कि इससे पहले क्या आपने टमाटर 300 रुपए किलो में देखे थे? पीटीआई के सुनामी से पहले, नियाजी की हुकूमत से पहले हमने 300 रुपए किलो में टमाटर खरीदा। हमने 300 रुपए में चीनी खरीदी। जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी, 120 से 190 पे पहुंचा। इसके दौर में जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो कहता था कि ये तो पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो रही है। माशाल्लाह ऐसे ऐसे मशवरे दिए जाते थे कि जो गुर्बत, जो महंगाई, जो मायूसी पीटीआई के दौर में आई, जो लोगों पर जबरदस्ती मुसलत की गई, आई नहीं, लोगों पर जबरदस्ती मुसलत की गई। तो जब लोग इसके महल के सामने एहतजाज करते थे तो ये उनसे कहते थे, ये आवाम याद रखें कि आवाम को क्या कहा जाता था? आधी रोटी खाओ, टमाटर मत इस्तेमाल करो, चीनी मत इस्तेमाल करो। इतने माशाल्लाह जबरदस्त मशवरे दिए जाते थे उस वक्त। और मैं अहम पॉइंट्स पे ये तो अच्छा देखिए, इसने पाकिस्तान की अखलाकी और दीनी बुनियादों को हिला दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान की दीनी और जो अखलाकी बुनियादों को हिला दिया है। आज ये पाकिस्तान के जो हाफिज कुरान आर्मी चीफ हैं, आज ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। इंडिया और इस्राइल को बड़ी तकलीफ है कि एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ कैसे बन गए। इसने तो बड़ी मुखालफत की थी कि या ना आए। इंडिया और इस्राइल को इससे तकलीफ है। आज ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और देखें, ये आदमी, पाकिस्तानी कौम को मैं बताना चाहती हूं, ये आदमी कब्रों को सजदे करता है। ये कब्रों को सजदे करता है, इस्लाम की बुनियाद हिला रहा है। इस्लाम आया ही शिर्क के खात्मे के लिए था। कुरान पाक में सूरह कहफ में कब्रों पर सजदे की मुजम्मत की है अल्लाह ताला ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुमसे पहले कौमों पर अल्लाह का लानत क्यों आया? अल्लाह की लानत तुमसे पहले कौमों पर क्यों आई? क्योंकि वो अपने नबियों और अपने नेक बंदों की कब्रों को सजदा किया करते थे। ये आदमी, मैं आपको बताना चाहती हूं, ये जो डांस शो में इस्लामिक टच तस्बीह लेता है, डांस शो हो रहा होता है, फहाशी बेहयाई हो रही होती है। और फहाशी, ये अब्दुल्ला बिन सबा है। ये पाकिस्तान का अब्दुल्ला बिन सबा है, जो कि यहूदी था और मुसलमानों के लिबादे में इस्लाम को कमजोर करने के लिए आया था। इसी की पेशगोई डॉक्टर इसरार अहमद ने कौम के सामने कही थी। ये अब्दुल्ला बिन सबा है, ये अब्दुल्ला बिन उबई है। और
पख्तूनों को मैं कहती हूं कि पख्तून, मेरे जब मैसेजेस मुझे आए गैर अखलाकी, तो ये जो पख्तून, सारे पख्तूनों की बात मैं नहीं कर रही, ये जो पख्तून इसके साथ अभी आए हैं, मेरे मैसेजेस पर तो आपने कभी एहतजाज नहीं किया। मैं पख्तूनों से पूछती हूँ, उस वक्त तो आपकी गैरत नहीं जागी। हालांकि पख्तून तो इस बात पर बंदे मार देते थे। आज पख्तून जो कि गैरत की अलामत है, जो कि इज्जत की अलामत है, आज वो लोग जो पीटीआई में शामिल हैं वो बेगैरती की अलामत बन चुके हैं, फहाशी बेहयाई की अलामत बन चुके हैं। बाकी जो पख्तून है वो इनको अच्छी नजर से नहीं देखते। और ये जो मैं आपको मजहबी फितने की बात कर रही हूं, कब्रों को सजदा करने वाली, पख्तून कभी कब्रों को सजदा नहीं करते, शिरक नहीं करते, लेकिन इसके दौर में, इस फितने में पख्तून, पिछले दिनों मर्दान में एक शख्स ने स्टेज पर पैगंबरों की शान में गुस्ताखी की और फिर उस शख्स को लोगों ने हलाक कर दिया पैगंबरों की बेहुरमती पर। यह उस बेचारे का कसूर नहीं था जो मारा गया, ये तो नियाजी इसका मास्टरमाइंड है। नियाजी के जलसे में सामने औरत खड़ी होती है और कहती पैगंबरों की शान में गुस्ताखी करती है, और नियाजी खामोश होता है। नियाजी कब्रों को सजदे करता है, नियाजी दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, नियाजी के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी बात अवाम में डाली जाती है कि नियाजी को कौन सा दर्जा देने की बात की जाती है। नियाजी अपनी बातों में क्या कहता है, खुद को कौन सा दर्जा देता है। तो ये जो है, ये पाकिस्तान में दीन की बुनियादें, अब्दुल्ला बिन सबा है, ये यहूदी एजेंट है जो मुसलमानों के लिबादे में आया हुआ है। ये इस्लाम की बुनियादों को हिला रहा है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में शिर्क को फरोग दे रहा है। जब आप सजदा करेंगे तो पाकिस्तान के आपके जो पैरोकार हैं वो भी सजदा करेंगे कब्रों को। दूसरी बात ये कि कुरान पाक में है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अदल, एहसान और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म देता है, और हर किस्म की फहाशी और बेहयाई से अल्लाह ताला तुम्हें रोकता है। इसके जलसों में जो फहाशी बेहयाई होती है, क्या ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कल्चर है? क्या ये इस्लाम का कल्चर है? ये अब्दुल्ला बिन सबा है, ये अब्दुल्ला बिन उबई है जो पाकिस्तान में इस्लाम की बुनियादों को हिला रहा है। आखिर में इसकी एक और बात, इसने पिछले दिनों एक और बात कही है, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में रिदा जंगों का आगाज हुआ था, आपने पढ़ा होगा। जब ऐसे झूठे दावे शुरू हो गए, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू हुई, इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जाने लगी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ रिदा जंगों का आगाज किया। 1 साल में मुहिम चलाई और सब के सब जो फितने थे उनको खत्म कर दिया। मैं कहती हूँ कि आज अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिंदा होते रज़ी अल्लाह अन्हु, आज अगर हज़रत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा होते, तो क्या इनको छोड़ते? क्या ये कब्रों को सजदा कर सकते? क्या ये दाढ़ी का मजाक उड़ा सकते? क्या ये खुद को जो दर्जे दे रहे हैं और लोगों को दीन की बुनियादों को हिला रहे हैं, लोगों को गलत ब्रेन वॉश करते हैं, क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनको छोड़ते? मैं तहरीक लब्बैक से कहती हूँ कि तहरीक लब्बैक आज कुफर और इस्लाम की जंग है। आप बाहर निकलें और आप भी मैदान में आए। ये हक और बातिल और कुफर और इस्लाम के बचाने की जंग है, कुफर और इस्लाम की जंग है। और आखिर में इसने पिछले दिनों एक बयान दिया, मैं इसमें कंक्लूड करती हूँ। कहता है कि ये लोग ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आदमी स्लोली मर जाता है। ये आदमी जो है
ये आदमी, मैं आपको बताऊं कि ये इसका पैटर्न है, पूरी कौम इसका पैटर्न जो है वो मालूम करे। नियाजी जब भी जो है इसका कोई पोल खुलने लगता है तो ये पहले से कोई ऐसी बात कर देता है कि जिससे तवज्जो जो है वो इसके लोगों की तवज्जो इसके करतूत से हट जाए। ठीक है, यानी जब इसकी कोई वीडियो ऑडियो आने लगती है तो कहता है कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगी है। अच्छा, फिर हालांकि कैरेक्टर तो इसका है नहीं, वो तो खुद इसको भी पता है कि इसका कैरेक्टर नहीं है। और हम तो पीटीआई में रह चुके हैं, हमें तो मालूम है कि ये 2 नंबर फ्रॉड आदमी है। हम तो पीटीआई में वक्त गुजार चुके हैं। अभी रिसेंटली इसने जो बयान दिया कि ये मुझे इंजेक्शन के उसे इंजेक्शन लगाया जा सकता है स्लोली मारने के लिए। मैं आपको बताती हूं कि ये कोकेन इस्तेमाल करने वाला शख्स है और जो इसकी साबिका बीवी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये कोकेन इस्तेमाल करता है। तो ये जो कोकेन इस्तेमाल करता है ये जेल भी इसलिए नहीं जा रहा था, आईन तोड़ रहा था, कानून तोड़ रहा था, जेल में नहीं जा रहा था क्योंकि इसकी कोकेन वहां बंद हो जाती। इसकी जो भड़के हैं, इसकी जो जाली बहादुरी है वो कोकेन वाली है। आप डॉक्टर से पूछें, इसकी जो भड़के हैं, जाली बहादुरी है, ये कोकेन वाली है। हो सकता है कि अभी ये जेल के फर्श पर कांपते हुए रो रहा हो, इसकी ये हालत हो कोकेन के बगैर। तो कोकेन और हेरोइन पीने वाले जो हैं उनको अगर कोकेन और हेरोइन ना मिले तो वो तो खुद ही स्लोली मर जाते हैं। ये पहले से इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि कल को मैं मर गया कोकेन ना मिलने की वजह से तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। मैं रियासत से कहती हूं कि इसके मरने की खौफ की वजह से आपने घबराना नहीं कि आप जो है इसके मरने की खौफ की वजह से कोकेन जो है इसको फराहम कर दें। इसको आपने मरने के खौफ की वजह से कोकेन फराहम नहीं करनी। इस ड्रग एडिक्ट की जो असलियत है वो इसकी बल्कि वीडियो भी बनाएं, जो इसकी जेल में जो हालत हो उसकी वीडियो बनाएं, कौम के सामने नशर करें इसकी हालत की कोकेन के बगैर। और ये जो है इसको रिहेबिलिटेशन की इस ड्रग एडिक्ट को जरूरत है। जी बताएं। गाड़ियों पर किए हैं, फौजी घरों पर किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया, अमला को नुकसान पहुंचाया। आपने कहा जी कि इनको जेल में भेजा जाए, इनके खिलाफ मुकदमे न किए जाए और इन लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाए और इनकी बादी तमक्कुन में भेजा जाए। ये सहूलत सिर्फ पीटीआई के इन दहशतगर्दों के लिए या कल को कोई कोई करे, कोई पीटीएम का करे, कोई एमक्यूएम वाला भी ऐसी बात। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जवाब में उन लोगों को भी इन मरकज में भेजा जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने अपने बयान में इस बात को बड़ा क्लियर किया कि इसमें जो दहशतगर्द है उसको तो कानून में जो सजा है वो तो मिलेगी। दहशतगर्दों की अपनी सजा है। जिन दहशतगर्दों को पीटीआई ने भारत और इस्राएली फंडिंग पर पाला हुआ है उन दहशतगर्दों की अपनी सजा है। जो टिकट होल्डर्स जिन्होंने ये काम किया है उनकी जमीनें, जायदादें और उनकी जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप है वो मनसूख की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, मैंने सिर्फ उन नौजवानों की बात की जिनको इन लोगों ने इस्तेमाल किया, टीनेजर नौजवान जिनसे उनके वालिदैन भी तंग हैं, जो अच्छा बुरा नहीं समझते अपने। मैं सिर्फ उन नौजवानों की बात कर रही हूँ कि उनको जेल में ना डाला जाए बल्कि उनको अदालतें जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग दे, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक अच्छे मुफीद इंसान बनाए, ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान के लिए बेहतरीन असासा बनाए और उनको कम्युनिटी सर्विस में लगाए, ज़राअत में डाले, उनको कारखानों में डाले, उनको कोई हुनर सिखाए। तो ये मैंने क्लैरिफिकेशन, थैंक यू, आपने ये सवाल किया। ये बताइएगा कि आपने बताया है कि पख्तून 2 कैटेगरी है, एक जो इमरान खान के साथ है और दूसरा जो इमरान खान के खिलाफ है वो गैरतमंद है और जो इमरान खान के खिलाफ है वो किस कैटेगरी में है पख्तून? जी मैंने ये अपनी बात में क्लियर कर दिया कि कौन जो है वो कहाँ पर है। जी मैडम क्या वो जिस्मानी रिमांड के दौरान उनको मंशियात दी जा रही? मैं यही तो कह रही हूँ कि उनकी बीवी ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ये कोकेन इस्तेमाल करता है और इसकी भड़कों पे, वैसे किसी डॉक्टर से पूछने, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछने, आपने उनसे आप वेरीफाई कर लें कि ये जो जलसों में झूठ मूठ की बहादुरी दिखाता है, भड़के मारता है, ये कोकेन वाली भड़के हैं।
तो इसलिए मैंने पहले से वार्न कर दिया कि इसको कोकेन आपने देनी नहीं है, कि ऐसा ना हो कि ये मर जाए और फिर हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि ये पहले से इसलिए इल्ज़ाम लगाने का इसका वतीरा तरीका वारदात है। बहुत सारे तो बड़े अच्छे से आप क्या आप पहले ये इल्जाम अदालत में दे देती तो वो अब्दुल कादिर ट्रस्ट की बजाय किसी एक और भी मतलब जिस तरह बहुत सारे आपने इल्जाम लगाए इनमें भी अंदर हो जाते और सजा भी बढ़ जाती। ये क्या वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद आप सारे ये इल्जाम? मैं तो जब भी देखिए, मैंने इससे पहले इन पर गद्दारी के मुकदमे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा। तो मैं तो मैदान में हूँ, जब भी पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब भी मेरी कौम को महाजरीन बनाने की साजिश की जाएगी, जब भी मेरे पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाएगी, जब भी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी, तो आयशा गुलारी मैदान में रही है, ये कौम जानती है। ये जिस तरह आपने बात की कि यहाँ से वो ये पूरे पाकिस्तान में देखिए, मेरा तो जो इनके ऑडियो लीक्स आई हैं उस पर कौम ने कानों को हाथ लगाया है, और वो बहुत बड़े सबूत हैं कि ये किस तरह फहाशी उरिया, फहाशी और बेहयाई में खुद भी मुलविस है, और ये हमारे नौजवानों को भी फहाशी और उस पर डाल रहा है। और एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, गरीबों को मैं कहती हूँ कि देखें, इसका बनीगाला जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसने तो गरीबों को घर देने की बात की थी ना, घर तो गरीबों को नहीं दिए। मैं कहती हूँ गरीब फीता लेकर आए, फीता बनीगाला पहुंचे, वहां पे कम से कम 1000 घर तो गरीबों के बन जाएंगे इसके महल में। और मैं ये समझती हूँ कि देखें, ये बादशाह सलामत जो है, ये 4 साल जब अवाम बेरोजगारी और महंगाई और गुर्बत के खिलाफ इसके महल के सामने जब खड़े होकर अवाम रोती थी, फरियाद करती थी, तो बादशाह सलामत 4 साल तक महल से नहीं निकला, ये आप इसके गवाह हैं। और बादशाह सलामत एक गरीब और कर्जदार मुल्क में हेलीकॉप्टर पर सफर करता था, और जब अवाम उसकी हेलीकॉप्टर पर उंगलियां उठाते थे तो इसके जो वुज़रा हैं वो अवाम का ऐसा मजाक उड़ाते थे कि ये हेलीकॉप्टर तो 55 रुपए 45 रुपए फी किलोमीटर पे चलता है, ये अवाम का मजाक उड़ाते थे। और महंगाई से आपने बात की, टमाटर 300 रुपए किलो आपने बार-बार बताए, आपने वही दौर याद करवाया। अभी जो रात के अंधेरे में बार-बार 8-15 तारीख को 10 तारीख को पेट्रोल बढ़ता रहा, महंगाई 200% बढ़ गई, सुनामी हो जाती है, अज़ाब होता है। इस पे बात ना करने की क्या खास वजह है? बात ये है, मैंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोग खुद अपने आप से सवाल करें कि क्या आपने नियाजी की सुनामी का मतलब है अजाब, हमारे लोगों को समझ नहीं आती। सवाल यही है, सवाल मैं कह रही हूँ, जवाब दे रही हूँ मैं। सुनामी हमारी कौम उनको समझ नहीं आ रही कि सुनामी और अजाब क्या चीज़ है। सुनामी और अजाब एक चीज़ है। ये आप अगर आवाम इसको कहें कि ये सुनामी आपने हमारे ऊपर आप महंगाई और गुर्बत का सुनामी लेकर आए, तो ये इनको फिर कहेगा कि मैंने तो आपको पहले से सुनामी का कहा था, मैंने तो पहले से अजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आप लोग समझे नहीं थे इस बारे में। जब डॉक्टर्स देखिए, मैं इसके दौर में नौजवानों की, यूनिवर्सिटियों की, हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स को काटा गया। ये पहली दफा हुआ कि हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स को काटा गया और नौजवान जो है वो अपनी तालीम से महरूम इसके दौर में हो गए। जब नौजवान इसके दौर में एहतजाज करते थे, तुलबा एहतजाज करते, टीचर्स करते, डॉक्टर्स करते, तो बादशाह सलामत महल से नहीं निकलते थे, वो इन पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाते थे। और आखिरी बात, सी-पैक जो है, सी-पैक इसके दौर में बंद हुआ और कश्मीर इसके दौर में मोदी के हवाले हुआ। कौम ये खुद समझ ले। और चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है, आज शर्म की बात है कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट जो है वो नियाजी की वजह से कैंसिल हुआ, और आज फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि सी-पैक पे काम नहीं हो सकता जब तक ये हालात हो मुल्क में। ये जो नियाजी है, ये कश्मीर को मोदी के हवाले कर सकता है,
लेकिन ये सीपैक को चलने नहीं देगा। तो इस नियाजी का हमने जड़ से खात्मा करना है। पीटीआई को बैन किया जाए, पीटीआई को जड़ से उखाड़ा जाए। शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।